Welcome back, everybody. This is our first class in JEE Mains previous year questions of chapter Thermal Properties of Matter of class 11th. Before this, in this series, we have made videos of various chapters up to 9 chapters. Till this video we have completed, and all those videos are available on our YouTube channel in our playlist section. There you can go and find playlist related to JEE Mains previous year questions for physics. So do go to our playlist section and check those videos out. Also, we have started a similar series for NEET, so you can also check those videos. And if you found this stuff useful and helpful, then do like the videos, share them as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot to grow us and keep motivate us. Also, if you want to support us financially, then you can scan these QR codes and donate with whatever amount possible with you. With this amount in future, we will be able to provide you better quality content with better, higher video resolution in future. So with this, let's start today's video, and this will be first video in this chapter series. So here is the first question. So two different wires having length L1 and L2, respective temperature coefficient of expansion alpha 1 and alpha 2 are joined end to end. Then the effective temperature coefficient of the linear expansion. तो आपके पास दो वायर हैं, पहले की लेंथ L1 है, दूसरे की L2 है. आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया, दोनों के अल्फाज आपको गिवन है, तो ये बताना है कि जो फाइनल वायर है उसका अल्फा कितना होगा. तो सपोज कीजिए ये आपके पास पहली वायर है, इसकी लेंथ L1 है, और ये दूसरी वायर है, इसकी लेंथ L2 है. तो जो टोटल लेंथ होती है आपके पास, कंबाइंड लेंथ है आपके पास L1 प्लस L2. अब आप क्या करते हैं, पहले आप इंडिविजुअल वायर को, ये जो सपोज कीजिए ये L1 है इंडिविजुअली और ये L2 है, जब आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन होगा. तो सपोज कीजिए कि इसके अंदर डेल्टा L1 का चेंज आता है, इसके अंदर डेल्टा L2 का चेंज आता है, और जो कंबाइंड लेंथ है हम उसको L मान लेते हैं. तो जब हम पूरे सिस्टम को हीट करते हैं, यूनिफॉर्मली हीट करते हैं, तो पूरे सिस्टम के अंदर डेल्टा L का चेंज आता है. सो वी नो कि जो लेंथ है यहाँ पे, वी नो दैट L इज इक्वल टू L1 प्लस L2. अब अगर हम हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद ये L की वैल्यू हो जाएगी L डैश, L1 की वैल्यू हो जाएगी L1 डैश, और L2 की वैल्यू हो जाएगी L2 डैश. ये जो डैश है ये क्या है, ये एक्सपेंडेड लेंथ है, और हमें ये पता है कि एक्सपेंडेड लेंथ अगर हम L1 के लिए निकालें तो L1 डैश क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ L1. और चेंज इन लेंथ को आप कैसे लिख सकते हो, ये लिखा जा सकता है L1 अल्फा डेल्टा टी, और ये बिकॉज फर्स्ट वायर के लिए ले रहे हैं तो हम अल्फा 1 हो जाएगा. सिमिलरली L2 के लिए लिख सकते हैं, और सिमिलरली L के लिए लिख सकते हैं. तो L के लिए लिखा जाएगा L प्लस L अल्फा डेल्टा टी. इसके लिए जो कंबाइंड कोफिशिएंट है हमने अल्फा मान लिया. L1 के लिए हो जाएगा L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, और L2 के लिए हो जाएगा L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी. बिकॉज टेम्परेचर सबके लिए सेम रहेगा, हमने सेम टेम्परेचर में राइज किया है. सो डेल्टा टी यहाँ पे, नोट डेल्टा टी अभी नहीं. तो अभी ये देखिए ये L है और ये L1 और ये प्लस L2 है, और हमें पता है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2. तो ये L1 प्लस L2 L को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास बचता है L अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी. अब हम यहाँ से डेल्टा टी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली. तो इट विल बिकम L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाय L, और L की वैल्यू है L1 प्लस L2. सो L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2. ये कंबाइंड अल्फा आ जाता है सिस्टम का, और अगर हम कंपेयर करें तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो राइट आंसर के साथ मैच करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
A bakelite beaker has volume capacity 500 cc at 30 degrees Celsius. When it is partially filled with Vm volume of mercury, it is found that unfilled volume of the beaker remains constant as the temperature is varied. Gamma of beaker given है, gamma of mercury given है, where gamma is the coefficient of volume expansion. तो ये बताना है mercury कितना है. So अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें, आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर कुछ मर्करी है, ये है इनिशियल कंडीशन. तो सपोज कर लीजिए इनिशियली वॉल्यूम ऑफ बीकर है Vb और वॉल्यूम ऑफ मर्करी है Vm. तो ये बोला गया है अनफिल्ड वॉल्यूम. तो जो एम्प्टी वॉल्यूम हो जाएगी, जो ऊपर वाला पार्ट आपको बीकर का एम्प्टी दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं Ve. ये हो जाएगा V बीकर माइनस मर्करी. अब सिस्टम को गर्म किया जाता है, तो अगर हम सिस्टम को गर्म करेंगे तो बीकर भी एक्सपेंड करेगा. तो सपोज कीजिए बीकर ये एक्सपेंड हो गया, हमने थोड़ा साइज बड़ा बना दिया, और उसके अंदर साथ में मर्करी भी एक्सपेंड करेगा. तो सपोज कीजिए मर्करी भी एक्सपेंड कर गया. तो एक्सपेंड करने के बाद जो वॉल्यूम है बीकर की हमने बोल दिया Vb डैश, और मर्करी की वॉल्यूम को बोल दिया Vm डैश. तो अब जो एम्प्टी वॉल्यूम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं Ve डैश, गर्म करने के बाद एम्प्टी वॉल्यूम है, इट विल बी Vb डैश माइनस Vm डैश. और ये बोला गया है कि जो अनफिल्ड वॉल्यूम है ऑफ द बीकर वो कांस्टेंट है. मींस जो ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम है दोनों इक्वल है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट Vb माइनस Vm इज इक्वल टू Vb डैश माइनस Vm डैश. नाउ बीकर की वॉल्यूम हमें गिवन है 500 cc, ये हमें पता है. तो अब हम क्या करते हैं, ये जो Vb डैश है और Vm डैश है, इनके एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं. बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज हम लेके चल रहे हैं, तो सारी वॉल्यूम एक्सपेंड होंगी. सो जो Vb डैश है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Vb प्लस Vb गामा B डेल्टा T. ये ओरिजिनल वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम के अंदर का एक्सपेंशन है, जहां पे गामा बी क्या है, बीकर के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, माइनस Vm मर्करी की है, मर्करी के लिए हो जाएगा माइनस Vm प्लस Vm गामा मर्करी डेल्टा T. और ये इस साइड हमारे पास Vb माइनस Vm है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे. Vb माइनस Vm इज इक्वल टू Vb प्लस Vb गामा बीकर डेल्टा T माइनस Vm गामा मर्करी डेल्टा T. अब देखिए ये Vb माइनस Vm है और ये देखिए Vb माइनस Vm है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और हमारे पास इन शॉर्ट रिलेशन बचेगा दैट वॉल्यूम मर्करी गामा मर्करी इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू वॉल्यूम बीकर गामा बीकर इंटू डेल्टा T. डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाता है, और हमें यहाँ पे Vm की वैल्यू निकालनी है. तो Vm की वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ बीकर गामा ऑफ बीकर बाय गामा ऑफ मर्करी. ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे. बीकर की वॉल्यूम हमें पता है 500 cc है, गामा ऑफ बीकर 6 इंटू 10⁻⁻6 है, एंड गामा ऑफ मर्करी 1.5 इंटू 10⁻⁻4 है. तो ये यहाँ पे जाएगा 4 पे, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 10⁻⁻2 बच जाएगा. तो ये है 2000 इंटू 10⁻⁻2, और ये आपको देता है 20 आई थिंक 20 cc. तो आंसर विल बी cc में ही निकालना था, दैट्स वाई हमने कन्वर्ट नहीं किया. तो यहाँ पे आंसर आएगा 20 cc. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. When the temperature of metal wire is increased from 0 degree to 10 degree Celsius, length increased by 0.02%, percentage change in mass density will be close to. तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है मास डेंसिटी. तो जो मास डेंसिटी है उसको हम क्या ले सकते हैं, नॉर्मल जो हमारे पास डेंसिटी होती है
नॉर्मल डेंसिटी होती है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, और इसी को बोला जाता है मास डेंसिटी, भी इसी को ही बोला जाएगा। सो जो हमें चेंज इन लेंथ गिवन है डेल्टा एल बाय एल हमें गिवन है, इट इज टू -2, और ये परसेंट में है तो इसको आप फर्दर 100 से डिवाइड कर दोगे, यानी 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴। तो आपके पास डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू गिवन है, और आपको रो के अंदर का चेंज निकालना है, और मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा रो बाय रो। अब आपको पता है कि मास में तो चेंज कभी होता नहीं, किस में चेंज होगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा, तो आपको निकालना है डेल्टा वी बाय वी। अगर आप यहाँ पे एरर एनालिसिस करते हैं तो डेल्टा रो बाय रो हो जाएगा डेल्टा वी बाय वी। सो नाउ हमें ये पता है दैट डेल्टा एल क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, और यहाँ से डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आ जाती है अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴, और जो अल्फा है ये एज इट इज रह जाएगा। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है हमारे पास 10, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाती है 2 × 10⁻⁵। नाउ सिमिलरली हमें ये पता है दैट डेल्टा वी बाय वी क्या होता है, गामा डेल्टा टी, और हमारे पास अल्फा आ गया, गामा क्या होता है, 3 थ्राइस ऑफ अल्फा, इट बिकम्स 6 × 10⁻⁵। तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, 6 × 10⁻⁵ इंटू जो हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज 10, सो ये हो जाता है 6 × 10⁻⁴। और अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें, बिकॉज यहाँ पे आंसर है जो आपका परसेंटेज में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 × 10⁻⁻², और इंटू 10⁻², ये परसेंटेज में गायब हो जाएगा, और ये आपको देगा 0.06, और यहाँ से आ जाएगा परसेंट। सो जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। A non-isotropic solid metal cube has coefficient of linear expansion 5 × 10⁻⁵ along x-axis। So जो x-axis है, x-axis में है ये, और इसको आप बोल सकते हैं अल्फा x। अल्फा x की वैल्यू है 5 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, और y और z में सेम है 5 × 10⁻⁶। सो अल्फा y इज इक्वल टू अल्फा z इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का बताना है इसका के लिए कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन कितना होगा, और उसको इस फॉर्म में लिखना है, c × 10⁻⁶ की फॉर्म में हमें डिनोट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बोला गया है, इन नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड। नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड क्या होता है, विच इज नॉन आइडेंटिकल इन बिहेवियर along different directions, मीन्स सपोज कीजिए आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास एक क्यूब है, इसमें आपके पास x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है, और z डायरेक्शन है। सपोज कीजिए आप x डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाते हो, सब y में लगाते हो और फिर z में लगाते हो, तो कीपिंग अदर वैल्यूज कांस्टेंट, अगर आप x में लगा रहे हो, सपोज कीजिए आपने x डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसका मास कितना है, 2 kg है, तो x डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का ax। अगर सेम फोर्स आप y डायरेक्शन में लगाते तब आपको y डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलता है एक्सेलरेशन, और सिमिलरली z में। बट नॉन आइसोट्रोपिक में ऐसा नहीं होता। नॉन आइसोट्रोपिक में सिमिलर कंडीशन अलग डायरेक्शन पे लगाने के बाद भी रिजल्ट अलग आता है, दैट्स व्हाई उनको नॉन आइसोट्रोपिक बोला जाता है, आइसोट्रोपिक नहीं बोला जाता। उनका जो स्ट्रक्चरल जो उनका अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उसमें वो डायरेक्शन वाइज चेंज होता है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से वो भी बदलती रहती है। ये एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है उनका, ये जस्ट हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि वहाँ पे डायरेक्शन वाइज जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं, इसलिए हमने इसको यूज किया, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जांपल। सो लेट मी रब दिस होल।
ओके, सो हमारे पास एक क्यूब है। अब नॉर्मली हम जो क्यूब है, क्यूब की हम साइड लेके चलते हैं कि इसकी साइड सपोज ए है, बट ये नॉन आइसोट्रोपिक है, तो हम हर साइड को ए नहीं मानेंगे, हम क्या मान के चलेंगे कि इसकी जो साइड्स हैं, एक ए साइड है, एक बी साइड है, एक सी साइड है, और रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। तीनों साइड्स लेंथ में इक्वल हैं, पर हम तीनों साइड्स को अलग अलग लेके चल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन के लिए अलग अलग अल्फा है। जो ए है वो एक्स के लिए यूज कर रहे हैं, बी वाई के लिए यूज कर रहे हैं, और सी जेड के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसकी जो हमारे पास वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम आएगी ए बी इंटू सी। और अब अगर हम यहाँ पे एरर एनालिसिस करें, डी वी बाय वी, और आप इसको डेल्टा वी बाय वी लिख सकते हैं, बिकॉज तीनों डायरेक्शंस अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सी बाय सी। नाउ ए एक्स में है, बी वाई में है, और सी जेड में है। सो जैसे हमारे पास रिलेशन होता है दैट एल इज इक्वल टू डेल्टा एल इंटू एल्फा डेल्टा टी, तो यहां से हम लिख सकते हैं, सॉरी, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी, तो यहां से डेल्टा एल बाय एल है जो आ जाता है एल्फा डेल्टा टी। तो सेम वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए डेल्टा वी बाय वी क्या होगा, गामा डेल्टा टी, ये हो जाएगा गामा डेल्टा टी, ये हो जाएगा एल्फा एक्स डेल्टा टी, बिकॉज हमने इसको एक्स में माना है, हमने इसको वाई में माना है, तो एल्फा वाई डेल्टा टी और प्लस एल्फा जेड डेल्टा टी। डेल्टा टी कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, तो यहां से गामा की वैल्यू आ जाएगी एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई प्लस एल्फा जेड। एल्फा एक्स है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻5, एल्फा वाई और जेड सेम है, तो इसको हम डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻5, और कंबाइंड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5। और जो हमें आंसर निकालना है वो निकालना है c इंटू 10⁻⁻6 में, तो इसको लिखा जा सकता है 60 इंटू 10⁻⁻6, तो c की वैल्यू क्या आ जाती है, 60 आ जाती है। ऊपर सबमिट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज को, तो यहाँ पे फाइनल आंसर 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, at 40 degrees Celsius, a brass wire of 1 meter 1 mm radius is hung from the ceiling. A small mass capital M is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled down from 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, it regains its original length of 0.2 meter. The value of M is close to coefficient of linear expansion and Young's modulus हमें given है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पहले आपके पास एक वायर है, और उस वायर पे आपने क्या लगाया हुआ है, एक वेट लटकाया हुआ है, जिसका मास है एम है, और ये सीलिंग है। तो इस सिनेरियो में क्या होगी, वायर के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी इस एम की वजह से, और इसकी लेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा, जो हम कैसे लिख सकते हैं, दैट स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ और एल इज ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से जो डेल्टा एल बाय एल है वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है फोर्स बाय ए वाई। वाई इज यंग्स मॉडुलस, ए इज एरिया, एफ इज फोर्स, जो कि किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम जी। नाउ अब क्या होता है कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया जाता है, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ वायर विल डिक्रीज, लेंथ ऑफ वायर डिक्रीज हो जाएगी, और इस सिनेरियो में जो आपका डेल्टा एल है इट विल बी नेगेटिव, बिकॉज जो आपकी फाइनल लेंथ है वो कम है ओरिजिनल लेंथ से, दैट्स वाई जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो डेल्टा एल नेगेटिव रहेगा। सो अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर में चेंज करते हैं, तो वहां से हमारे पास जो डेल्टा एल है उसके लिए रिलेशन होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एल एल्फा डेल्टा टी, और यहां से हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी, और ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा।
नाउ ये बोला गया है दैट व्हेन वायर इज कूल्ड डाउन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ 0.2 मीटर। कि जब पहले आपने इस पे मास लटकाया तो इसके अंदर थोड़ी एक्सटेंशन हो गई और फिर आपने इसी सिस्टम को कूल डाउन कर दिया तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस पहुंच गई। तो अब ये बताना है कि जो m है, m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी। तो ये एक्सटेंशन पॉजिटिव वाला पार्ट था, यहाँ से जो डेल्टा एल आएगा यानी इसको आप बोल सकते हो डेल्टा L1, ये हो जाएगा mgl इंटू ए वाई। इस ये एक्सटेंड हुआ इतना, और यहाँ से ये जो डेल्टा L2 आएगा इसको आप डेल्टा L2 बोल सकते हो, ये हो जाएगा L अल्फा डेल्टा टी, और ये नेगेटिव होगा बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बिकॉज फाइनल और इनिशियल और फाइनल लेंथ सेम है। पहले इनिशियल लेंथ किसकी वजह से आई थी, एक्सटेंशन की वजह से, मास की वजह से एक्सटेंशन हुआ, और फाइनली टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो गया। और इनिशियल और फाइनल लेंथ सेम है, तो जो डेल्टा एल है प्लस डेल्टा L2 ये जीरो होना चाहिए आपका। डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। बिकॉज इसने आपको पॉजिटिव एक्सटेंशन दी, इसने नेगेटिव एक्सटेंशन दी, और फाइनली आप उसी लेंथ पे पहुंच गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट डेल्टा L1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा L2, और mgl ay इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल से एल कैंसिल होगा यहाँ से, और हमें वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। सो जो m हो जाएगा इट विल बी अल्फा डेल्टा टी इंटू ए वाई बाय जी। अब अगर हम वैल्यूज पुट करें तो अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻5 है, टेम्परेचर का चेंज था 20 डिग्री, और एरिया था हमारे पास हाउ मच, इट इज मेंशन्ड रेडियस 1 mm है यानी 10⁻³ है, तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻6, और जो यंग्स मॉडुलस है वो 10⁻11 है, और जो g है, g की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो जब इन सबको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए ये 10⁻⁻5 है, ये -6 है, तो ये 11 को कैंसिल कर देंगे, और ये इधर 2 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर बचता है 2 पाई, और 2 पाई हो जाएगा 6.28 kg। और अगर हम आंसर मैच करते हैं तो हमारा कोई आंसर यहाँ पे मैच नहीं होता, मीन्स जो ऑप्शन है वो उनमें कोई प्रॉब्लम है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो ये बोनस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू रोड्स A and B identical dimensions are at temperature 30 degree. If A is heated up to 180 degree and B up to T degree Celsius, then the new lengths are same. नई लेंथ है जो सेम है। If the ratio of coefficient of linear expansion of A and B are 4:3, then the value of temperature बताना है कि टेम्परेचर कितना है जिसको सेकंड को हीट किया गया। ओके, सो आइडेंटिकल डायमेंशन है यानी कि एल ए इज इक्वल टू एल बी है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब नाउ जो एल ए की नई लेंथ हो जाएगी इट विल बी एल ए इंटू 1 प्लस एल्फा ए इंटू डेल्टा टी। स्टार्टिंग टेम्परेचर 30 डिग्री था, उसको 180 तक हीट किया गया, तो चेंज इन टेम्परेचर आया 150। सिमिलरली जो एल बी डैश होगा वो क्या हो जाएगी, एल बी इंटू 1 प्लस एल्फा बी, और यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे सपोज यूज किया है, हमने यहाँ पे डेल्टा टी यूज किया है। और अब ये बोला गया कि दोनों लेंथ हमारे पास सेम है, यानी कि जो एल ए डैश है वो एल बी डैश के इक्वल है। इसका मतलब हो जाएगा एल ए इंटू 1 प्लस एल्फा ए इंटू 150 इज इक्वल टू एल बी 1 प्लस एल्फा बी डेल्टा टी। एल बी से एल ए कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों इक्वल हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है अल्फा ए 150 इज इक्वल टू अल्फा बी इंटू डेल्टा टी, और जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाती है
अल्फा ए बाय अल्फा बी इंटू 150, और अल्फा ए और अल्फा बी का रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है, लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट 4:3 में है, 4:3, सो 4:3 इंटू 150, और ये 50 पे कैंसल, और ये हो जाता है 200, यानी कि जो बी वायर है उसके टेम्परेचर में 200 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है। ये चेंज है, आंसर नहीं है। तो अगर आपको बी का फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो वो क्या होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर प्लस दिस, ओरिजिनल इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री था, प्लस उसमें 200 ऐड हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर होगा बी का 230। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए थर्मोमीटर ग्रेजुएटेड अकॉर्डिंग टू लीनियर स्केल रीड्स वैल्यू एक्स नोड व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर के साथ वो क्या रीड करता है, एक्स नोड करता है, एंड एक्स नोड बाय 3 व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद ice. What is the temperature of an object in degree Celsius if thermometer is in contact with the object that reads x node by 2? So इसमें हम डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। What is formula? So डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सपोज कीजिए हमारे पास कोई W स्केल है, उस W स्केल की हमें दो वैल्यू चाहिए होंगी। नंबर 1 हमें चाहिए होगी W फ्रीजिंग, कि इस स्केल पे वाटर कितने में फ्रीज करता है। फिर हमें चाहिए होगा W बॉइलिंग, कि इस स्केल पे वाटर कितने पे बॉइल करता है। देन हमें चाहिए होगा इस स्केल की एक वैल्यू जिसको हमें कन्वर्ट करना है, जिसको हमने W मान लिया। सो फॉर्मूला विल बी W माइनस W फ्रीजिंग डिवाइड बाय W बॉइलिंग माइनस W फ्रीजिंग इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, किस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है, हमें एक्स नोड बाय 2 को कन्वर्ट करना है, जो नई स्केल है हमारे पास, और इस स्केल पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो है एक्स नोड बाय 3, बिकॉज ये लिखा है एक्स नोड बाय 3 व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद आइस। जब आइस के कॉन्टैक्ट में आता है तो वैल्यू आती है एक्स नोड बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स नोड बाय 3। नाउ बॉइलिंग, जो बॉइलिंग पे वैल्यू है वो है एक्स नोड, तो एक्स नोड माइनस फ्रीजिंग की एक्स नोड बाय 3 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इंटू 100। सो जब ऊपर सोल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा और ये देगा एक्स नोड बाय 6, और जब नीचे सोल्व करेंगे तो ये देगा 2x नोड बाय 3 इंटू 100। एक्स नोड से एक्स नोड कैंसिल हो जाएगा, जो ये 3 है ये ऊपर जाएगा और ये 6 नीचे आएगा, so it will be 1/6 into 3/2 into 100, ये 2 into 2 4, और 100/4 होता है 25। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आएगी 25, और अगर कंपेयर करें तो जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A rod of length L at room temperature is and uniform area of cross section A is made of metal having coefficient of linear expansion alpha degree Celsius, alpha per degree Celsius. It is observed that an external compressive force F applied each of the ends prevents any change in length of rod. When its temperature is raised by T Kelvin, यंग्स मॉडुलस y फॉर द मेटल इज, तो यंग्स मॉडुलस का हमें यहाँ पे रिलेशन बताना है। सो यहाँ पे क्या किया गया है, जो चेंज इन लेंथ है उसको प्रिवेंट किया गया है, प्रिवेंट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द रोड। तो लेंथ ऑफ रोड में कितने टाइप से चेंज आ सकता है, दो टाइप से आ सकता है। एक हम थर्मल चेंज, थर्मल की वजह से ला सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा एल बाय एल हमारे पास होता है अल्फा डेल्टा टी, और एक हमारे पास स्ट्रेस की वजह से आ सकता है, जहाँ पे फोर्स बाय एरिया होता है यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल, और डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू हो जाती है फोर्स बाय ए वाई। अब बिकॉज चेंज इन लेंथ को प्रिवेंट किया गया है, मींस थर्मल का जो चेंज है उसको स्ट्रेस के चेंज से मैनेज किया गया है, यानी कि डेल्टा एल बाय दोनों का इक्वल है, और अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ बाय ए वाई, और यहाँ से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाती है फोर्स
बाय एरिया इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an external pressure P is applied on the cube at 0 डिग्री सेल्सियस so that the externally compressed from the all side, सभी साइड से कंप्रेस किया गया तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस होगा और ऑलरेडी मेंशन है that K is the bulk modulus of the material of the cube and alpha is coefficient of linear expansion. Suppose we want to bring the cube to original size by heating, हम उसको हीट करके ओरिजिनल साइज बनाना चाहते हैं। टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय, तो टेम्परेचर को कितना रेज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे ये बताना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेशन वाला पार्ट देखते हैं। कंप्रेशन वाले पार्ट में हमारे पास क्या होता है दैट चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाय वी, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर यानी कि पी बाय के, और चेंज इन प्रेशर की वैल्यू कैपिटल पी गिवन है, सो डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू कैपिटल पी बाय के। और अब हमें थर्मली ये ऑलरेडी पता है दैट जो डेल्टा वी बाय वी होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है गामा डेल्टा टी के। सो गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू पी बाय के, और जो गामा होता है वो होता है 3 अल्फा के इक्वल। सो 3 अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा टी पी बाय के, और यहाँ से जो अल्फा है आप देख सकते हो अल्फा डेल्टा टी आ जाता है पी बाय 3 के, और चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टेम्परेचर शुड बी रेज बाय, सो ये हो जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी पी बाय 3 अल्फा के। ये हो जाएगा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट जो हमें रिक्वायर्ड होगा सो दैट हम उसको डेल्टा टी से अगर रेज करें तो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में पहुंच जाए, एंड ये ऑप्शन होगा ऑप्शन जो सी है, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a steel rail of length 5 meter, area of cross section 40 centimeter square is prevented from expanding along the lengths while the temperature is raised by 10 degree Celsius if coefficient of linear expansion Young's modulus given है। फोर्स डेवलप्ड इन द रेल, तो रेल के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा वो हमें बताना है। अगेन इसको एक्सपैंड होने से प्रिवेंट किया गया है, प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सपेंडिंग, यानी कि डेल्टा एल बाय एल इज सेम फॉर बोथ थर्मल एंड नॉर्मल स्ट्रेस से। सो थर्मल से ये आता है अल्फा डेल्टा टी के इक्वल, और नॉर्मल स्ट्रेस से ये आता है एफ बाय ए वाई के। तो फोर्स पूछा गया है तो फोर्स की वैल्यू यहां से हो जाएगी ए वाई अल्फा डेल्टा टी, एंड क्रॉस सेक्शन है हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 10⁻⁻⁴। यंग्स मॉडुलस जो यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻⁻11। अल्फा इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5, एंड डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री का राइज है तो 10। दिस विल गिव अस, ये 4 है ये 5 है तो 9 हो जाता है, 9 + 1 10, एंड सॉरी 9, हाँ ओके, तो ये हो जाता है 40 इंटू 2 80 इंटू 10 800 इंटू 10 रेज़्ड पावर ये 2 हो जाएगा, और इंटू हमारे पास 1.2 है तो ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4, और इसको आप लिख सकते हैं 9.6 को 10 पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो तो ये हो जाएगा 10 रेज़्ड पावर 5, जो कि हमारा ऑप्शन बी से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A compressive force F is applied at two ends of a long thin steel rod. It is heated simultaneously such that temperature increases by delta T. The net change in its length is 0. Again तो यहाँ पे लेंथ के चेंज को प्रिवेंट किया गया है। सो यंग्स मॉडुलस गिवन है, अल्फा गिवन है, फोर्स बताना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था दैट फोर्स इज इक्वल टू ए वाई अल्फा डेल्टा टी, और इसकी डेरिवेशन हम जस्ट यहाँ पे कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कि दोनों के लिए डेल्टा एल सेम होगा, तो यहाँ से आप एफ निकाल सकते हो।
और ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of coefficient of volume expansion of a glass container to that of viscous liquid kept inside the container is 1:4. What fraction of the inner volume of the container should be liquid occupy so that volume of the remaining vacant space still be same uh, at all temperature? तो ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमने जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जैसे किया था। एंड कौन सा क्वेश्चन था, लेट मी आल्सो शो यू। आई थिंक ये इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इट वाज, हमने बीकर वाला क्वेश्चन किया था। हियर इट इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा। सो ये क्वेश्चन था, इसके अंदर भी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रह रही थी, जो एम्प्टी पार्ट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रह रही थी। और जब हमने ड्राइव किया था तो ये हमारे पास रिलेशन आया था। तो हम इसको आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे। सो द लिक्विड ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग, तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस की हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट करना है। तो सब अगेन स्टार्ट, सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर कुछ लिक्विड है। जो बीकर है, बीकर की वॉल्यूम वीबी है, और जो आपका लिक्विड है, लिक्विड की वॉल्यूम वीएल है, और जो एम्प्टी स्पेस है उसकी वॉल्यूम हो जाएगी बीकर की वॉल्यूम माइनस लिक्विड की वॉल्यूम। अब क्या करते हैं, आप पूरे सिस्टम को हीट करते हो तो बीकर भी थोड़ा एक्सपेंड करेगा और लिक्विड भी थोड़ा एक्सपेंड करेगा। तो सपोज कीजिए ये एक्सपेंड करने के बाद हो जाता है, एक्सपेंड करने के बाद बीकर की वॉल्यूम हो जाती है वीबी डैश और लिक्विड की वॉल्यूम हो जाती है वीएल डैश, और जो एम्प्टी स्पेस है अब हो जाएगा वीबी डैश माइनस वीएल डैश। और आपको ये एज पर गिवन रिमेनिंग वैकेंट स्पेस क्या है, कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वैकेंट स्पेस विल बी सेम एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि एज पर स्टेटमेंट VE इज इक्वल टू VE डैश है। सो VB माइनस VL इज इक्वल टू VB डैश माइनस VL डैश। नाउ कमिंग टू टेम्परेचर बढ़ाने से इन वॉल्यूम से क्या फर्क पड़ेगा। तो जो आपका टेम्परेचर चेंज करने के बाद VB डैश की वैल्यू क्या होगी, VB प्लस डेल्टा VB, और डेल्टा VB होगा VB गामा बीकर इंटू डेल्टा टी। और सिमिलरली जो लिक्विड के लिए वॉल्यूम हो जाएगी, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस डेल्टा VL, और दैट इज इक्वल टू VL गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। तो ये वैल्यूज इधर पुट करते हैं। VB माइनस VL इज इक्वल टू VB प्लस VB गामा बीकर डेल्टा टी माइनस VL माइनस VL गामा L डेल्टा टी। तो ये देखिए VB माइनस VL, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास बचता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गामा लिक्विड डेल्टा टी इज इक्वल टू VB गामा B डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन ऑफ द इनर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर शुड ए लिक्विड ऑक्यूपाई। तो लिक्विड ने कितना ऑक्यूपाई किया है, VL ऑक्यूपाई किया है, और फ्रैक्शन निकालना है तो उसको बीकर की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा V लिक्विड बाय V बीकर इज इक्वल टू गामा बीकर बाय गामा लिक्विड, सॉरी नोट अल्फा गामा। और हमें रेशियो ऑलरेडी गिवन है दैट वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ ग्लास कंटेनर, यानी कि बीकर का और लिक्विड का 1:4 है। बीकर बाय लिक्विड 1:4 है, तो ये बीकर बाय लिक्विड ही है, और ये हमारे पास 1/4 ही आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें आंसर के साथ, तो जो ऑप्शन डी है हमारा, इट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। On linear temperature scale Y, water freezes as -160 degree Y, boils at 150 degree Y. On Y scale, temperature of 340 K
वुड बी रीड एज। तो ये बताना है कि जो 340 केल्विन है वो इस वाई स्केल पे कितना हमारे पास होगा। और ये भी मेंशन है दैट जो ये 340 केल्विन वाली स्केल है इस पे वाटर है जो 270 डिग्री के पे फ्रीज होता है और 370 डिग्री के पे बॉयल होता है। तो हमारे पास एक बेसिक कन्वर्जन फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कोई एक्स स्केल है और आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहां पे डिग्री सेल्सियस हो जाता है इस स्केल की जिस वैल्यू को आप कन्वर्ट करना चाहते हो माइनस इस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का डिवाइडेड बाय स्केल का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इनटू 100। तो ऐसे आप वाई स्केल को डिग्री सेल्सियस में ले जा सकते हो और जो केल्विन स्केल है उसको भी डिग्री सेल्सियस में लेके आ सकते हो। तो अगर हम दोनों को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। कैसे? तो पहले हम वाई स्केल को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू इस स्केल की हमें 340 उसको नोट 340 इस स्केल में कोई वैल्यू होगी वाई जो 340 के इक्वल होगी। तो इसको हम ले लेते हैं वाई। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है 160 और जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज ओके ये माइनस है। सो ये हम यहाँ पे माइनस लेंगे। बॉइलिंग है -50 माइनस -160 इंटू 100। तो ये तो हमने वाई स्केल को कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली जो हमारे पास केल्विन स्केल है केल्विन स्केल को भी ऐसे लिखा जा सकता है कि केल्विन स्केल की किस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है 340 को। तो 340 माइनस इस पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग 373 माइनस 273 हो जाएगा 100 इंटू 100। तो ये भी डिग्री सेल्सियस है ये भी डिग्री सेल्सियस है तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो ये देगा 100 तो 100 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देता है y प्लस 160 डिवाइडेड बाय 50 -50 प्लस 160 तो ये होगा 110 इज इक्वल टू 340 माइनस 273। तो यहाँ से आपके पास 27 बचेगा और ये 40 है तो ये रहता है 67 बाय 110। तो ये 0 से 0 कैंसिल और यहाँ से हमारे पास आ जाता है y प्लस 160 इज इक्वल टू 67 इंटू 11 बाय 10। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो y प्लस 160 इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 73.7 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 73.7 माइनस 160 इक्वल्स टू हो जाएगा -86.3। तो ये y स्केल के अंदर हमारे पास वैल्यू आएगी जो कि ऑप्शन सी से मैच करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A wooden wheel of radius r is made of two semicircular parts. See in the figure. The two parts are held together by a ring made of metal strip of cross section area S and length L. L is slightly less than 2 pi r. To fit the ring on the wheel, it is heated so that temperature raises by delta T and just steps over the wheel. As it cools down surrounding temperature, it presses the semicircular parts together. If the coefficient of linear expansion of the metal is alpha and the Young's modulus is y, the force that one part of the wheel applies on the other part. So first of all यहाँ पे हमें क्या नोट करना है कि यहाँ पे जो दो पार्ट हैं दो पार्ट को हीट किया जा रहा है तो दोनों पार्ट हैं जो आपके इंडिविजुअली यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे और साथ में ये भी बोला गया है कि जो L है वो स्लाइटली लेस देन 2 पाई आर है। तो जो लेंथ है वो 2 पाई आर से थोड़ा सा कम है। तो हम क्या मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि दैट लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब जब आप हीट करोगे तो रेडियस भी चेंज होगी और लेंथ भी चेंज होगी। तो एरर एनालिसिस से हम इजीली निकाल सकते हैं दैट डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा आर की जो लेंथ के अंदर चेंज आएगा उसी रिस्पेक्ट में जो रेडियस है रेडियस के अंदर भी हमारे पास चेंज
आएगा। नाउ हमें ये भी पता है दैट डेल्टा एल बाय एल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होता है। और यहाँ से जो डेल्टा एल आ जाएगा इट विल बी एल अल्फा डेल्टा टी। तो एक हमारे पास चेंज यहाँ से आ रहा है और एक चेंज हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ये दोनों चेंज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो एल अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा आर। और यहाँ से हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू आ जाती है 2 पाई डेल्टा आर बाय अल्फा डेल्टा टी। सो ये हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम आते हैं वापस जो हमारा यंग्स मॉडुलस का मेथड होता है, बिकॉज हमें यहाँ पे जो फोर्स है फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जो फोर्स बाय एरिया होता है इट इज यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल। ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा यहाँ से। और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो दैट, तो यहाँ से जो फोर्स आ जाएगा, फोर्स विल बिकम वाई ए इंटू डेल्टा एल बाय एल। और डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अल्फा डेल्टा टी होती ही है। सो ये हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। और यहाँ पे एरिया के लिए एस यूज किया गया है आई थिंक, तो ये बन जाएगा वाई एस डेल्टा टी। अब बिकॉज यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है एक नीचे वाला पार्ट है, तो एक तो ऊपर वाला पार्ट नीचे पे फोर्स लगा रहा होगा और नीचे वाला ऊपर पे फोर्स लगा रहा होगा, तो जो एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है वो डबल हो जाएगा रिस्पेक्ट में। ये हमने इंडिविजुअल का फोर्स निकाला है, अगर हम दोनों से फोर्स निकालते हैं तो फोर्स हो जाएगा डबल। तो फाइनल आंसर जो एफ नेट हो जाएगा हमारा, इट विल बी 2 y s अल्फा डेल्टा टी, जो कि यहाँ पे मैच करता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So, 3 rods of identical cross section and length are made of 3 different material of thermal conductivity K1, K2, K3 respectively are joined together at their ends to make a long rod। तीन को जोड़ के long rod बनाई गई है। One end of the long rod is maintained at 100 degree Celsius, other at 0। तो ये वाला पार्ट 100 पे है, ये 0 पे है। If the joint of the rod are 70 and 20 at steady state and there is no loss of energy from the surface of the rod, तो K1, K2, K3 का हमें रिलेशनशिप यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि यहाँ पे मेंशन है स्टेडी स्टेट। इन स्टेडी स्टेट एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे स्टेडी स्टेट है और एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। तो अगर स्टेडी स्टेट होती है तो जो डी क्यू बाई डी टी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दिस रोड एट एवरी पोर्शन इज कांस्टेंट। और डी क्यू बाई डी टी हमारे पास क्या होता है, के थर्मल हीट कांस्टेंट इनटू एरिया इनटू डी थीटा बाय डी टी। और डी थीटा बाय क्या है, सॉरी डी थीटा बाय डी एल, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो अभी हम अगर K1 वाला पार्ट लें हमारे पास, तो इस रीजन का जो थर्मल कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, वो है K1। एरिया तो ए ही रहेगा बिकॉज पूरी की पूरी जो रोड है वो आइडेंटिकल है, यूनिफॉर्म है, तो हम सबका बराबर मान के चलेंगे। टेम्परेचर का डिफरेंस होगा 100 माइनस 70 यानी 30 बाय जो लेंथ है, लेंथ भी सबके लिए सेम है बिकॉज आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन है, तो 30 बाय एल। सिमिलरली जब K2 वाले पार्ट पे जाएंगे तो ये हो जाएगा K2A, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 70 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 50 बाय एल इंटू K3 20 माइनस 0 20 बाय एल। तो यहाँ से एरिया और लेंथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाता है 3K1 10 से डिवाइड कर दिया हमने, 5K2 इज इक्वल टू 2K3। सो यहां से अगर आप देखिए तो जो K3 है उसको आप सब मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको इक्वेट करने के लिए, तो जो K3 है वो सबसे ज्यादा होगा
और K2 को मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यानी कि K2 सबसे स्मॉल होगा। सो और बीच में आ जाएगा यहाँ पे K1। तो K3 इज ग्रेटर देन K1 एंड सबसे स्मॉल होगा यहाँ पे K2। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस मैच करें तो K1 रेशो K3, K1 रेशो K3 तो 2 रेशो 3 है हमारे पास। यस, K1 रेशो K3 होगा हमारे पास यहाँ पे एज पर मेंशन 3K1 इज इक्वल टू 2K3 है, तो K1 बाय K3 हो जाएगा 2 रेशो 3। तो ये वाला पार्ट ओके है। और K1 K3 का रेशियो 2:5 है। K1 K3 का, नॉट K1 K3, इट शुड बी K2 K3। K2 K3 का रेशियो होगा हमारे पास 2:5। तो इससे हम बोल सकते हैं, और K1 K3 ओके, ओनली ऑप्शन ए हमारा इस क्राइटेरिया को फिल करता है, प्रोवाइडेड यहाँ पे हमारे पास K2 हो। और जो रिमेनिंग आंसर है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो विद दिस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने इस वीडियो में कवर किया है वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, और उसने आपके जो कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग वो क्लियर किए होंगे। इवन देन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Also, if you want to donate something, then you can scan this QR code and donate whatever amount you want. With this amount in future, we will be able to bring you better quality content. So with this, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। Hopefully you will find it useful, and keep on sharing, keep on liking, keep on subscribing. We will meet in next video.